गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम अपनी विजन IAS की PT 365 2021 के लिए जो कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की आई थी उसे कंटिन्यू करते हुए आज इसका पार्ट 15 बल्कि लास्ट पार्ट जो है उसे आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। अब इसके अंदर देखिए पहला टॉपिक कहता है रेगुलेशन ऑफ बिग टेक कंपनीज का। क्या है, न्यूज़ में क्यों रहा है, समझते हैं। तो यहाँ पे कई सारी इन्वेस्टिगेशन पूरे ही वर्ल्ड में चल रही हैं ऑन अब्यूज ऑफ मोनोपोलिस्टिक पावर बाय बिग टेक फर्म्स लाइक फेसबुक, गूगल एक्सेट्रा। एक्चुअली आप खुद भी देख रहे हैं फेसबुक, गूगल वगैरह जो है ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज क्या कर रही हैं कि अपनी मोनोपोली जो है इनकी जमा रखा है। फेसबुक देखिए, अब आप फेसबुक ही चलाते होंगे तो इसने हर एक इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, सबको हड़प रखा है, देख रहे हैं। तो ये जो मोनोपोलिस्टिक पावर्स है इन बड़ी बड़ी कंट्रीज की, ये इसका फायदा उठा रही हैं और इसी के लिए यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में भाई इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं इसके चलते। देखिए अब यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू समझते हैं रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है इन बिग टेक कंपनीज का इंडिया के अंदर। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है वो गवर्न करता है सारी एक्टिविटीज जो कि आपकी कंप्यूटर रिसोर्सेज से रिलेटेड होती हैं। साथ में कवर करता है सारे इंटरमीडिएटरीज को जो एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंप्यूटर रिसोर्सेज के यूज़ में या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के यूज़ में। साथ में यही एक्ट IT एक्ट 2000 का ये कन्फर करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी बच्चों कि ये यहाँ पे डायरेक्शंस इशू कर सकती हैं इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिक्रिप्ट करने के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को जो कि जनरेट, ट्रांसमिट या फिर रिसीव या फिर स्टोर करी गई है किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स में। तो IT एक्ट 2000 हम लोगों को ये चीज़ देता है। दूसरा जो है वो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये किस लिए है? ये प्रमोट और सस्टेन करता है एक कंपटीशन का कल्चर, है ना। कंपटीशन की भावना यहाँ पे आपके कल्चर एक जो है वो प्रमोट करता है, सस्टेन करता है, कैसे? इंगेजमेंट और इन्फोर्समेंट के थ्रू। साथ में ये डिटरमाइन करता है कि ये जो टेक एंटिटी है इसने अपना डोमिनेंट पोजीशन अब्यूज तो नहीं करी है। भैया देखिए डोमिनेंट पोजीशन जो है इसका फायदा तो नहीं उठा रही है ये टेक कंपनी। साथ में ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है एम्पावर करता है इसको कि वो डिवाइड करे डोमिनेंट फर्म को ताकि यहाँ पे ऐसी फर्म अब्यूज ना कर सके अपनी डोमिनेंट पोजीशन को, है ना। और मे फाइनली भी इवोक्ड, यहाँ समझिए एम्पावर द CCI टू डिवाइड अ डोमिनेंट फर्म टू इंश्योर दैट सच फर्म डज नॉट अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन मे फाइनली बी इन्वोक्ड। मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई फर्म है और वो इकलौती बची और वो काफ़ी डोमिनेंट है सारी चीज़ों पे और जनता के ऊपर अपना हक जमा रही है और बहुत अपनी इस डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठा रही है, तो ऐसी फर्म को आप क्या करो, डिवाइड कर दो। तो ये भी पावर दी गई है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। साथ में आखिरी में आता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED। तो ये FDI केस जो भी होते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर इंटरप्राइजेस के, उन सब पे देखता है, ठीक है। तो ये सारी बात हमने करी बिग टेक कंपनीज के रेगुलेशन को लेके। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेट शटडाउन्स को लेके। तो जानते हैं कि न्यूज़ में क्यों रहा। तो बच्चों जो रिसेंट रिपोर्ट हुई है यूनाइटेड किंगडम बेस्ड प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी रिसर्च फर्म के द्वारा, उसमें टॉप 10 VPN के द्वारा इंटरनेट शटडाउन जो कि 2020 में रहे हैं, इसकी वजह से इंडिया को कॉस्ट जो है इंडिया ने जो लूज करे हैं वो $2.8 बिलियन का घाटा हुआ है। ऑलमोस्ट ये 70% टोटल लॉस है ये 4 बिलियन का टुवर्ड्स द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पे हमारे इंडिया ने कितना बड़ा लॉस झेला है इस जो इंटरनेट शटडाउन हमने इस बीच करा है इसके चलते। अब देखिए प्रोविजंस क्या है इंटरनेट शटडाउन को लेके समझते हैं। देखिए 2017 से पहले क्या था, प्रोविजन ये थी बच्चों कि सेक्शन 144 जो CRPC का था वो यहाँ पे अगर 5 से ज़्यादा लोग खड़े होते किसी एरिया में तो उस पर रोक लगाता था। साथ में इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का था, ठीक है, 2017 से पहले। और कौन ऑर्डर कर सकता था? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या SDM या कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर करा गया है स्टेट के द्वारा। और इस शटडाउन का ड्यूरेशन हुआ करता था सेक्शन 144 का था जिसमें 2 महीनों से ज़्यादा नहीं हो सकता था और ये 6 महीनों तक के लिए एक्सटेंड हो सकता था स्टेट के द्वारा। लेकिन 2017 के बाद चीज़ें बदली और प्रोविजन में चेंज ये आया कि टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 क्या है। और ये न्यूज़ रूल जो नए रूल लाए गए थे ये जो आपका इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का था उसके सेक्शन 7 को अमेंड करके लाए गए थे।
अब क्या था बच्चों कि कौन ऑर्डर कर सकता था? अब जो होम सेक्रेटरी हैं यूनियन के या स्टेट के, सिर्फ यही ऑर्डर को पास कर सकते थे, और ये रिव्यू कराया जाता है एक कमेटी के द्वारा विद इन 5 डेज। साथ में अनअवॉइडेबल सर्कमटेंसेस में क्या था कि ऑर्डर को इशू एक ऑफिसर ऐसा भी कर सकता था जिसकी रैंक जॉइंट सेक्रेटरी या उसके ऊपर हो, और इसे सेंट्रल या स्टेट होम सेक्रेटरी ने ऑथराइज किया हो कि ठीक है, आप जो है यहाँ पे ऑर्डर ऐसा इशू कर लीजिए। अब देखिए ड्यूरेशन क्या था अब लॉकडाउन मतलब ऐसे शटडाउन का। टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज अमेंडमेंट रूल्स 2020 ऑर्डर के अंदर सस्पेंडिंग टेलीकॉम इंटरनेट सर्विसेज ये शैल नॉट बी ऑपरेशन फॉर मोर देन 15 डेज, यहाँ पे 15 दिनों से ज़्यादा ये ना रहे, तो ये बात कही गई थी। अब देखिए कुछ दूसरे प्रोविजंस भी हैं इंटरनेट शटडाउन को लेके, जैसे कि सेक्शन नंबर 69A जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 का है। ये गवर्नमेंट को बच्चों पावर देता है कि आप पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है, पूरे इंटरनेट को एज अ होल नहीं करोगे ब्लॉक, ये आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हो। अब ये रिव्यू कमेटी देखिए, एक स्टेट लेवल पे एक सेंट्रल लेवल पे। जो स्टेट लेवल पे होगी इसके अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज होंगे डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स और टेलीकम्युनिकेशन के। साथ में बच्चों जो सेंट्रल लेवल पे होगी इसके अंदर चीफ सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरी लॉ या फिर लीगल रिमेम्ब्रांसर इन चार्ज या लीगल अफेयर्स, और सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट अदर देन होम सेक्रेटरी, ये लोग इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो ये दोनों हमने आपको जो है वो रिव्यू कमेटी के बारे में बात बता दी। नेक्स्ट टॉपिक कहता है डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। जानते हैं न्यूज़ में क्यों रहा बच्चों? तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर यहाँ पे रैंक करी है सेकंड अमंग द 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड थर्ड आउट ऑफ द 65 मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। फिर समझिए डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है, इसकी रैंक 16 जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट है उनमें से सेकंड आई है, और यहाँ पे 65 जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट है उनमें से थर्ड आई है डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। अब कुछ बात जानते हैं यहाँ पे डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। देखिए ये एक सर्वे होता है जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को एक्सेस करता है ना, किस तरीके से सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसे कंडक्ट करा जाता है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस के द्वारा अंडर नीति आयोग। इसका उद्देश्य क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डेटा जो प्रिपेयर्डनेस है मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट की उसको एक्सेस करना। कैसे एक्सेस करना? एक स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क पे एक्सेस करना, ताकि यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन हो उन मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के बीच में, और साथ में एक कोऑपरेटिव पीयर लर्निंग हो अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू। ठीक है, तो पहली चीज तो ये पूरी तरह से हेल्प करता है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटिंग फ्रेमवर्क जो कि सरकार की पॉलिसीज का है, स्कीम्स का है या फिर प्रोग्राम्स का है, उसे कैसे इतना अच्छा बनाए, इम्प्रूव करें, ताकि हम अपने चाहे हुए गोल्स को पा सकें, डिजायर्ड गोल्स को पा सकें। और दूसरा कि कई सारे प्रोग्राम्स अचीव इम्प्रूव करने के लिए सरकार की सर्विसेज को सरकार की जो डिलीवरी है, जो सरकार की सर्विसेज की यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, या नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की मतलब नाट ग्रिड की, या इंटरोपरेबल क्राइम जस्टिस सिस्टम की, या फिर डीएनए डेटा बैंक्स और बिग डेटा एनालिटिक्स की। तो मतलब कई सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विस को यहाँ पे और इम्प्रूव करते हैं। अब मेजर थीम्स जो है इसका डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स का, इसमें आता है डेटा जनरेशन, डेटा क्वालिटी, टेक्नोलॉजी का यूज या डेटा एनालिसिस या यूज एंड डिसएमिनेशन, या फिर डेटा सिक्योरिटी एंड एचआर कैपेसिटी एंड केस स्टडीज। तो ये सब थीम्स है इसके। तो ये भाई हमने इतना जाना। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है भाई यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में। जानते हैं क्या है, समझते हैं न्यूज में क्यों रहा बच्चों? तो रिसेंटली हुआ क्या कि नीति आयोग और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब QCI ने लॉन्च करा एक नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क को। अब देखिए प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखिए ये एक साथ लाता है इंडिविजुअल एलिमेंट जो कि प्रोजेक्ट के हैं उनको एक साथ लाता है, ताकि हम एक कॉमन ऑब्जेक्टिव जो हमारा एक कॉमन उद्देश्य है उसे पा सकें।
ये एक क्रॉस फंक्शनल है अपनी अप्रोच में, मतलब यहाँ पे क्रॉस फंक्शनल है, मतलब ये कई सारी डिसिप्लिन्स जो कि कॉन्स्टेंट प्रोजेक्ट्स की हैं उनको उनमें मैनेजमेंट करता है, जैसे कि इंजीनियरिंग की बात हो गई, डिजाइनिंग प्रॉपर, प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन या फाइनेंस वगैरह जो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स के हैं, जैसे कि पावर का, वाटर का, हाईवेज का, वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह का, सबका ये फंक्शनिंग, जिसकी क्रॉस फंक्शनिंग अप्रोच है, ठीक है, मैनेज करता है हर एक यहाँ पे कॉन्स्टेंट प्रोजेक्ट को। अब प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या है? ये प्रोग्राम मैनेजमेंट ये स्ट्रेटेजिक होता है, अपने नेचर में स्ट्रेटेजिक होता है, वाइल जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ये टैक्टिकल होता है अपने नेचर में, ठीक है। प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए टैक्ट चाहिए और प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए। प्रोग्राम मैनेजमेंट किस पे फोकस डालता है? देखिए, प्रोग्राम मैनेजमेंट फोकस डालता है सीधा कि हम किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं अपने कोऑर्डिनेशन के थ्रू, कोऑर्डिनेशन करके अलग अलग प्रोजेक्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकस डालता है टैक्टिक्स क्या रहे हमारी प्लानिंग की, है ना, किस तरह से हम प्लानिंग करें और काम को एग्जीक्यूट करें जो हमारा वर्क आउटपुट बहुत ही बढ़िया है। तो आपने प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क के मैनेजमेंट के बारे में भी समझ लिया। अब हम कुछ बातें जानेंगे इस नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे NPMPF। इसके बारे में जानते हैं। तो ये देखिए, एक ही एक्शन प्लान देती है, एक्शन प्लान प्रोवाइड करती है, किस लिए? कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं एक प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच को इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए। साथ में ये इंस्टीट्यूशनलाइज करती है और प्रमोट करती है जो प्रोफेशन है प्रोग्राम का और प्रोजेक्ट मैनेजर का, और साथ में एक वर्कफोर्स भी ऐसे प्रोफेशनल की ये बनाती है। उसके साथ ये इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो कि प्रोफेशनल्स की है उन दोनों को ही बढ़ाती है। साथ में ये इसके अंदर रेडिकल रिफॉर्म्स जो है ये भी इन्फोर्स करती है, रेडिकल रिफॉर्म्स को। इन अ वे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर एग्जीक्यूटेड इन इंडिया, ठीक है। ये भैया किस तरीके से रेडिकल रिफॉर्म्स लाए जाए, जिस तरीके से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करा जाए इंडिया के अंदर। साथ में ये अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद करती है, अच्छी गवर्नेंस हो, कॉस्ट वगैरह कम हो, वेस्ट मटेरियल काफ़ी कम हो और बिना कंप्रोमाइज़ करे हमारे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के साथ ये सारा काम हो, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो हमने बात कर ली इसके बारे में। नेक्स्ट बात हम जो करेंगे वो करेंगे कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट गवर्नेंस इनिशिएटिव जो कि हमारे न्यूज़ में रहे हैं, समझते हैं। तो यहाँ इस चार्ट के थ्रू इसको समझ लेते हैं, थोड़ा आसानी होगी। पहला तो है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो ये क्या है जानते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च करा इस पोर्टल को ताकि ई गवर्नेंस जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर है पूरे कंट्री में, उसे मजबूत बनाया जा सके। अब देखिए, इसका एम क्या है कि अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो इस डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में, और साथ में अच्छी तरीके से रिपोर्टिंग जो है वो उसमें प्रोग्रेस हो, और वर्क बेस्ड अकाउंटिंग होनी चाहिए। ये तीनों ही बहुत ही खास बातें हैं और काफ़ी ज़रूरी भी हैं। साथ में इसमें एक सिंगल विंडो रहेगी, मतलब एक ही जगह पे यहाँ पे सारी की सारी आप पंचायत इन्फॉर्मेशन ले पाओगे। इसमें कंप्लीट प्रोफाइल होगी पंचायत की, डिटेल होगी पंचायत के पास फाइनेंसेस कितना है, उनके पास असेट कितनी है, क्या एक्टिविटीज़ ली गई हैं ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के थ्रू, और वगैरह वगैरह। उसके साथ 2020-21 में करीब 2.43 लाख, है ना, 2.43 जो लाख ग्राम पंचायत है उनको फाइनलाइज, मतलब इन्होंने फाइनलाइज करा है अपना GPDP ऑन ई ग्राम स्वराज। इतनी बात समझ हो गई। GPDP जानते हैं ना, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को इन्होंने फाइनलाइज करा है ई ग्राम स्वराज पे। नेक्स्ट जानते हैं भाई पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के बारे में। देखिए, ये इंडेक्स क्या है, ये एक डेटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पे स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को उनकी गवर्नेंस के बेसिस पे रैंकिंग देता है। इसको डेवलप करा गया है एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा, और जो गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है इसको एनालाइज करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। जो तो ये 3 पिलर्स देखता है यहाँ पे मेनली, कि इक्विटी कैसी है, ग्रोथ कैसी है और सस्टेनेबिलिटी कैसी है। अब जो बड़ी बड़ी स्टेट्स की कैटेगरी नहीं है वो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये टॉप 3 में आई है। वही जगह उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार जो है वो बॉटम में आई हैं। इसके साथ जो स्मॉल स्टेट की कैटेगरी है इसमें गोवा की रैंक पहली आई है और मणिपुर की रैंक आखिरी आई है। चंडीगढ़ एक टॉप कैटेगरी में रहा है यूनियन टेरिटरीज में। नेक्स्ट जो है वो है अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स UGI 2020। अब देखिए, रिसेंटली रिलीज करा गया है प्रजा फाउंडेशन के द्वारा।
ये क्या करता है, ये यूजीआई रैंक करता है स्टेट को इंडिकेट करने के लिए कि वेदर क्या ये स्टेट जो है वो रियल एम्पावरमेंट देती हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी को या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को या नहीं, है ना, कि भाई जो हमारी ग्रास रूट डेमोक्रेसी उसको मजबूत बनाती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मजबूत बनाती हैं स्टेट्स या नहीं। तो भाई अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स के हिसाब से उड़ीसा ने टॉप किया है सारी इंडियन स्टेट्स में अर्बन गवर्नेंस में, वाइल जो मणिपुर और नागालैंड है वो एकदम बॉटम में रहे। वही जगह इंडेक्स ने दिखाया कि कोई भी स्टेट ने यहाँ पे कुछ 18 फंक्शंस जो कि आपके 12th शेड्यूल के अंदर मेंशन है, जो कि आपका म्यूनिसिपैलिटी से डील करते हैं, तो 12th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंदर जो मेंशन है 18 फंक्शन, उनमें से अभी हमारे देश की कोई भी स्टेट ने इन्हें डिवॉल्व नहीं करा है ना, अपने सिटी गवर्नमेंट के अंदर। और आखिरी में इंडिया पोस्ट ने लॉन्च करा है 5 कुछ स्टार विलेज स्कीम को, 5 स्टार विलेज स्कीम को लॉन्च करा गया है, 5 स्टार विलेज स्कीम को लॉन्च करा गया है इंडिया पोस्ट के द्वारा। जानते हैं क्या है एम? इसका ये है इंश्योर कराना यूनिवर्सल कवरेज फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम्स का, कहाँ पे, रूरल एरियाज में। साथ में स्कीम जो है वो कवर जो करेंगी के अंदर, उसमें कौन कौन सी आ रही हैं भाई, सेविंग बैंक अकाउंट जो है, मतलब स्कीम कवर्ड अंडर दिस इंक्लूड, जो स्कीम इसके अंदर आ रही है उसके अंदर क्या क्या आएगा, इसमें अंदर सेविंग्स बैंक अकाउंट आएगा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, साथ में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह सब आएगा। उसके साथ ये यहाँ पे जो गैप है पब्लिक अवेयरनेस और आपका पोस्टल प्रोडक्ट्स की रीच के बीच में, इसे यहाँ पे ब्रिज करता है ना, इन सर्विसेज जो पोस्टल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बीच में और पब्लिक अवेयरनेस के बीच में जो गैप है, इसे यहाँ पे जो है वो भरेगा, स्पेशली खासकर जो एकदम दूर दराज के गांव के इलाके होते हैं वहां पे। अब देखिए, अगर विलेज मान लीजिए कि यूनिवर्सल कवरेज ले चारों स्कीम्स में, है ना, जो लिस्ट मैंने ऊपर बताई उसमें से चारों स्कीम में अगर विलेज का यूनिवर्सल कवरेज हो तो वो विलेज को यहाँ पे 4 स्टार दिए जाएंगे, 4 स्टार स्टेटस मिल जाएगा। और अगर विलेज कंप्लीट कर ले तीनों स्कीम को, तब उसके बाद उसको जो है वो 3 स्टार स्टेटस वगैरह ऐसे करके दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये पूरा का पूरा हमारा हो गया PT 365 कंप्लीट। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IAS, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description box. Along with this, if you want to follow me on Facebook, just like the page Sirf IAS and watch these videos there. And if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.